हम सब लोग जानते ही हैं कि राज्यसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के 7 सांसद उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और आज यहां पर आने से पहले मैं राज्यसभा की साइट पे देख रहा था कि वो सभी के सभी 7 सांसद अब बीजेपी के श्रेणी के अंदर बीजेपी के साथ में दिखाए जा रहे हैं। तो लिहाजा राज्यसभा ने भी एक तरीके से नोटिफाई कर दिया। बहुत सारी बातें पिछले 2-3 दिन में कही जा रही हैं, उनमें से एक आध चीज पे मैं आऊंगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखना चाहता हूं। पंजाब एक ऐसा सूबा है जो कि हमारी सरहद की रक्षा करता है, एक ऐसा सूबा है जहां पर इससे पहले भी कोशिशें हुई कि वहां पे अलगाववादी ताकतों को मदद बाहरी ताकतें करें और उस सूबे के अंदर अशांति फैलाई जाए। अभी फिर से अलगाववादी ताकतें, कुछ ऐसी ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती हैं, पंजाब सूबे को अलग करना चाहती हैं, फिर से सर उठाना शुरू कर रही हैं। उन्होंने, अब हम लोग भी देखते हैं कि दिल्ली के अंदर बैठ करके आप लोग भी सुनते होंगे कि गैंग वॉर वहां पर चरम सीमा पे, ड्रग्स ड्रोन के द्वारा वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कई देशों के अंदर प्रो खालिस्तान लोग अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो एक ऐसा भयावह समय फिर से नजर आना शुरू हो गया है जो 80 के दशक की शुरुआत में जब नजर आता था वो वापस वहां पे नजर आना शुरू हो गया। और हमेशा इस बात की इतिहास गवाह रहा है कि अलगाववादी ताकतें जब आगे आती हैं तो उससे पहले ड्रग्स आते हैं, उससे पहले गैंग वॉर्स आते हैं, उससे पहले गैंग्स और क्रिमिनल्स आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में अलगाववादी ताकतें आती हैं। ये एक के बाद एक नजर आता है। और वहां पर सबसे बड़ा अलगाववाद ताकतें क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि हमारे लोगों की आवाज नहीं है, हमारे लोगों की सुनी नहीं जाती, हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता। पंजाब सूबे में इस बात को लोगों के बीच में अलगाववादी ताकतें कहती हैं कि उनके लोगों को आवाज नहीं मिलती, उनके लोगों को सुना नहीं जाता, उनके लोगों को न्याय नहीं मिलता। और आज भारतीय जनता पार्टी ने ठीक वही किया है जो वो सिद्ध करना चाहते हैं। पंजाब के 2022 चुनाव के अंदर पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 6.6% सिर्फ वोट मिले थे। 117 में से सिर्फ 2 विधायक उनके थे। हमारे संविधान के अंदर राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। क्यों काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि स्टेट्स के विधायक वहां से अपने नुमाइंदे चुन करके राज्यसभा के अंदर भेजते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर भेजते हैं, जो कि विधायकों की नुमाइंदगी यहां पे करते हैं। जो विधायक होते हैं, जो लोगों ने विधानसभा में जिस अनुपात में वोट दिया होता है, उसी अनुपात के आधार के ऊपर राज्यसभा में वो जाते हैं। तो किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जस्टिफाई करेगी उन अलगाववादी नेताओं और ताकतों की जो कि कहते हैं कि यहां पर पंजाब के अंदर उनकी आवाज को दबाया जाता है, आवाज को न्याय नहीं मिलता? उनको किस तरीके से जवाब देंगे जब वो ये कहेंगे कि 6.6% जिसको वोट मिला है, उन्होंने राज्यसभा में बदमाशी से, जोर जबरदस्ती से 6.6% की जगह 85.7% अपनी नुमाइंदगी 7 में से 6 राज्यसभा के आज एमपी भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये किस तरीके से आज वो जवाब देंगे? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। और ये केवल एक पंजाब का, एक आम आदमी पार्टी का मसला नहीं है, ये देश का सवाल। आज देश के एक सूबे जो सरहद से रक्षा भारत की करता है, जिनके लोगों ने कुर्बानियां भारत की एकता के लिए दी हुई है, आज आप उनको क्या जवाब दोगे? उनके वोट की कीमत क्या रह गई? जहां के सूबे ने सिर्फ 6.6% जिसको वोट दिया, आज उसके काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर 86% एमपीज आज वहां पर हैं। किस मुंह से आप वहां पर उनको जवाब देंगे? और आप नेशनल पार्टी हैं, प्रधानमंत्री आपका है, गृह मंत्री आपका है, आप किस तरीके से ये जो साजिशें हमारे खिलाफ हैं उसका जवाब आप देंगे? आज सबसे पहले कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहते।
अब दूसरा हम आते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। मैंने बहुत बार इस मंच से बार बार ये बोला है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। मैंने हमेशा इस बात को बोला है कि आम आदमी पार्टी के नेता एंटी नेशनल है, यहां तक भी मैंने बोला और बार बार बोला है। और अब साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि इनको नाम आम आदमी पार्टी से अपना बदल करके अरबपतियों की पार्टी कर लेना चाहिए। वो इसलिए दिल्ली का राज्यसभा का चुनाव जब 2017 में हो रहा था, नवंबर 2017 के अंदर मेरे पास में, इनके बाद में राज्यसभा के सांसद बने एक नेता आए मेरे पास में, और वो हमारे ट्रेडर्स कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनको मैंने ट्रेडर्स कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, सुशील गुप्ता जी को। जब वो मेरे पास में आए, ट्रेडर्स कांग्रेस का अध्यक्ष उनको मैंने बनाया, तो उन्होंने नवंबर 2017 में कहा कि माकन जी मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। तो मैंने कहा क्यों इस्तीफा देना चाहते हो आप, बताओ क्या मदद आपको चाहिए। आपको अभी मैंने पीसीसी का डेलीगेट भी बनाया, आपको पिछली बार असेंबली की टिकट भी दी, फिर आप क्यों नाराज हो। तो कहा जी मैं नाराज नहीं हूं, अगले महीने जो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें राज्यसभा में मिलने जा रही हैं, उसमें से 1 सीट मेरे को मिल रही है। कांग्रेस में थे। तो मैंने कहा अरे आप क्या बात करते हो, आपको कैसे सीट दे देंगे। मैंने कहा वहां पर तो आशुतोष लाइन लगाए हुए बैठे हैं, उनको मिलना चाहिए अगर वैश्य समाज से किसी को मिलना है। वहां पर कुमार विश्वास कवि सबसे पहले उन्होंने उनकी जिंदाबाद करी थी, उनको मिलेगा। स्वाति मालीवाल है वहां पे, उनको मिलेगा, आपको कैसे देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी बात हो गई है, मेरी सेटिंग हो गई है, मेरे को ही मिलेगी राज्यसभा। तो मैंने कहा कि लाला जी ध्यान रखो, आप बयाना व्याना मत दे आना। तो उन्होंने कहा नहीं मेरी पूरी सेटिंग हो गई है, टॉप लीडरों से बात हो गई है और मुझे ही राज्यसभा मिलेगी। मैंने कहा अगर आपको राज्यसभा दे दी तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई साहब उसमें क्या नुकसान है, आपको तो फायदा ही है, पार्टी टूट जाएगी, मुझे जाने दो, मुझे क्यों रोक रहे हो, उनकी पार्टी टूट जाएगी। वो मन बना करके आए थे, तय करके आए थे। वो राज्यसभा 1 महीने बाद कांग्रेस से छोड़ने के बाद उनको मिल गई। तो ये वो पार्टी है जिसने प्रशांत भूषण को राज्यसभा नहीं दी, जिसने योगेंद्र यादव को राज्यसभा नहीं दी, प्रोफेसर अनंत कुमार को राज्यसभा नहीं दी, जिसने आशुतोष जैसे काबिल साथी को राज्यसभा नहीं दी, कुमार विश्वास जैसे कवि को राज्यसभा नहीं दी, बल्कि धन कुबेरों को धन के आधार के ऊपर राज्यसभा देंगे। तो यही हाल होगा जो कि अभी पंजाब के सांसदों के साथ में हुआ है। जब मैं ये सारी चीजें आज की तैयारी के लिए कर रहा था, तो मेरी एक आदत है कि मैं थोड़ा रिसर्च जरूर करता हूं। तो मैंने कहा कि ये जो धन कुबेरों को टिकट दी गई है, इसकी कोई क्वांटिफाई करना चाहिए। इसको कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं, तो इसको कुछ आंकड़ों के साथ तो मेरे को बोलना चाहिए। तो मैंने कहा कि इन सबके एफिडेविट निकालते हैं जो ये सातों गए, और देखते हैं कि इनकी टोटल कुल नेटवर्थ कितनी है। इन्होंने एफिडेविट के अंदर डाला है। और आप साथियों हैरान होंगे, जो मैं आंकड़े आपको बताऊंगा वो चौंकाने वाले। 7 लोगों की टोटल तो मेरी कैलकुलेशन से बाहर है, लेकिन जितने टोटल थे उसको 7 से डिवाइड किया, तो जो प्रति व्यक्ति राज्यसभा जो इनकी नेटवर्थ है वो है 818 करोड़ रुपया प्रति राज्यसभा। 7 एमपी जो आम आदमी पार्टी से छोड़ करके भाजपा गए हैं, 818 करोड़ रुपए, 50,35,420 एग्जैक्टली 420 भी है लास्ट में। 818 करोड़ 50,35,420 रुपया, ये औसत प्रति राज्यसभा एमपी की जो आम आदमी पार्टी से भाजपा के अंदर गया है, वो उसकी औसत है। तो ये कहां के आम आदमी पार्टी है, ये अरबपतियों की पार्टी। जब टिकट पैसे और धन कुबेरों को उसके आधार पर मिलता है,
तो ये किस तरीके से ये कह सकते हैं कि हम आम आदमी की पार्टी है? और फिर उसके बाद में मैंने एक और रिसर्च किया। मैंने कहा कि ये देखा जाए कि ये सारे सुशील गुप्ता जैसे तो नहीं है। मतलब ये कि ये पहले से आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे या सिर्फ चुनाव के टाइम पे गए। तो जब उस पर मैंने पूरी रिसर्च करी तो ये जितने धन कुबेर हैं इनमें से एक की भी मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं मिली जो कि आम आदमी पार्टी के फेवर में इन्होंने दी हुई हो चुनाव से पहले, अपने राज्यसभा में जाने से पहले। लिहाजा टिकट मिली, कुछ हुआ सेटिंग, और उसके बाद में ये राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के हो गए। और उसके बाद में अब 3 दिन पहले बीजेपी ने इनको वापस अपनी पार्टी में ले लिया। सिर्फ 6% वोट लेने वाला अब 86% वहां पर राज्यसभा के अंदर सीटें पंजाब से ले रहा है। ये सारी की सारी चीजें यहां पर हुई हैं। बहुत सारी बातें और कहने को है, मैं इनसे चर्चा कर रहा था, उन्होंने कहा नहीं आज आप इतना ही रख दे, ज्यादा देंगे तो और जो है बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन एक बात मैं अंत में कहना चाहूंगा जिसके लिए मैं सबसे बड़ा दोषी आम आदमी पार्टी को मानता हूं। मेरी ये खुशकिस्मती है और शायद मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जिसने 2 बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंडर बतौर कैबिनेट मिनिस्टर काम किया है। एक शीला दीक्षित जी और एक डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोनों ने मुझे अपनी कैबिनेट में मौका दिया और सिर्फ मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो दोनों के कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर्स था। और दोनों से बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, दोनों से बेहतरीन काम करने वाला, समझने वाला और ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। और इस सदी में खास तौर पे हमारे 21वीं सदी के अंदर इस तरीके से कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हम लोगों ने नहीं देखा है। अब उन लोगों को बदनाम करने की अगर साजिश किसी ने रची तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। आज इनके मुंह से मुखौटा उतर गया है। किस तरीके से ये शीश महल में रहते हैं, किस तरीके से पैसे लेकर के ये टिकटों का व्यापार करते हैं और किस तरीके से उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी से ना तो मनमोहन सिंह जी के खिलाफ ना शीला दीक्षित जी के खिलाफ कुछ भी हो पा रहा था, तो उन्होंने एक प्रॉक्सी को आगे किया और वो प्रॉक्सी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी देश के अंदर वहीं पर जाकर के चुनाव लड़ते हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है। दिल्ली में लड़ते हैं, हरियाणा में लड़ते हैं, गोवा में लड़ते हैं, गुजरात के अंदर लड़ते हैं, वहीं पे जाकर के लड़ते हैं जहां पर डायरेक्ट सीधे के सीधे मुकाबला होता है कांग्रेस और बीजेपी का या कांग्रेस और दूसरी पार्टी का, ताकि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो ये अब इनके मुंह से मुखौटा पूरी तरीके से उतर गया है और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में देश की जनता इस चीज को अच्छे से समझेगी और ध्यान देगी। धन्यवाद। सर, माकन साहब इस तरफ। सर, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस स्वर्णलता जो हैं उनके खिलाफ अरविंद के आरएसएस से संबंध हैं, आप कैसे देखते हैं? आप कह रहे हैं मुखौटा उतर गए, वो कह रहे हैं कि मैं सत्याग्रह कर रहा हूं उसके खिलाफ। देखिए, ये बड़ी अजीब सी बातें कुछ हो रही हैं। केजरीवाल जी को बेल मिल जाता है और बाहर निकलते ही वो अनाउंस करते हैं कि हरियाणा में सारे चुनाव वो सारे के सारे सीटों पे खुद लड़ेंगे। यहां पर अशोक मित्तल जी 12:30 बजे बीजेपी ज्वाइन कर जाते हैं और 3:30 बजे केजरीवाल जी ये कहते हैं कि उनको मकान दूसरा अलॉट हो गया क्योंकि वो अशोक मित्तल के घर पे रह रहे थे। तो ये सारी चीजों में मुझे कुछ घपला नजर आता है। मैं थोड़ा ये केजरीवाल जी स्टाइल बोल रहा हूं। इन सब चीजों में मुझे कुछ घपला नजर आता है और मुझे ऐसा लगता है कि सब मिले हुए हैं जी। Sir, how do you see this development in light of Aam Aadmi Party's rise in Punjab and in Gujarat, where in one state obviously they are in power, and in Gujarat they had been emerging as a third force. So now how do you see the future of that party in these two states, and how it changes the dynamics for the Congress in these two states? Well, first of all, you have to understand, again I am reiterating what I have said earlier, that AAP has been propped by the BJP as a proxy to check and counter Congress. Because BJP was not in a position and was unable to do anything in Punjab.
So what they have done in Punjab, they propped up Aam Aadmi Party with just 6.6% of the total votes they got. They have managed 86% of the Rajya Sabha seats from Punjab. The same they are doing in Gujarat also. With seats Aam Aadmi Party is contesting in Lok Sabha and in Vidhan Sabha. The only seats where Congress had a chance to defeat the BJP. In the last assembly elections, you have just said that AAP is rising in Gujarat. In the last assembly elections, they gained Aam Aadmi Party. But who gained the most? The BJP, because of the gain of the Aam Aadmi Party, because they are cutting into Congress party's votes. So if you look at the percentage of votes which Aam Aadmi is getting, the percentage of votes which they are cutting, the party which is at loss because of them, it is the Congress party, and which tends to gain is the BJP. And everything I have just said, Kejriwal was granted bail, and immediately coming out, he said that he is going to contest all 90 seats in Haryana. They got 0.6-0.7% votes, and it was just the same percentage of votes which was the difference between the Congress and the BJP. The same thing happened in Delhi also. Soon after the Lok Sabha election, they announced, their state president announced that they are going to contest alone in the Vidhan Sabha. Why? Just to help the BJP. सर इधर माकन साहब हाँ, माइक उधर पहुंचा हुआ है उसके बाद. हाँ. माकन साहब you've just said that आम आदमी पार्टी का मुखौटा उतर चुका है and it has always acted as a proxy to the BJP, and wherever there is a direct contest they have tried to hurt the Congress interests and acted at the behest of the BJP. But the Congress we have seen, although you have individually been very vocal about the Aam Aadmi Party, and we've heard these statements from you, but your party has many a time we've observed that they have worked in coordination with the Aam Aadmi Party. The Aam Aadmi Party was also part of the opposition India alliance, and so, but if you knew that it is a proxy, it is acting as a proxy to the BJP, then you couldn't see this through earlier. And why was the party aligning with such a proxy? Well, there are many people in the party having different thinking and different voices in the party. Always it is not for the first time that in Congress party different people think, different leaders think differently. I would just like to reiterate what I have been saying all along, that it was a big mistake on the part of Congress party earlier in 2014 to have supported Aam Aadmi Party's 40 days governance. It was just because of that one small support that Aam Aadmi Party managed to stay in Delhi, and after that also in the Lok Sabha elections we could have avoided. But there are pressures, counter pressures from other alliance partners on the basis of which we have to take certain decisions, and the party can't take a decision even knowing fully well that he is a proxy of the BJP. You have to take certain decisions collectively with the help of other alliance partners. And when the other alliance partners are so hell-bent upon that we need this party with us, we need this person with us in the alliance, then Congress party can't do much, because it is a collective decision-making process when it comes to the India alliance thinking. Sir, That is why when I say that the mask has come off, it means that the mask has come off not only for the Congress party, we all knew it earlier, the mask has come off for the other alliance, India alliance partners, who can now clearly see what is happening. so sir, sir, जैसा आप कह रहे हैं कि mask has come off now, अगले साल काफी सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस है, पंजाब है, इसके अलावा गुजरात है सर, ऐसे राज्य हैं जहां पर, क्योंकि अलायंस आप लोगों ने किया पास्ट में, और जब आप कह रहे हैं कि हरियाणा और ये सब, उस समय भी हम देख रहे थे यही राघव चड्ढा कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत कर रहे थे अलायंस के लिए, हालांकि बातचीत बनी नहीं. जैनेंद्र जी आप बैठो. अगले साल सर, अगले साल सर, अगले साल सर, ये महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस है, क्या कांग्रेस पार्टी बिल्कुल परहेज करेगी? अब कैन वी से दैट सिंस द mask has been off, that Congress is not going to align them within in future? देखिए, one thing I would request you to recollect is that
as far as the alliance is concerned, we had alliance with the Aam Aadmi Party only on two occasions. One, when it wasn't a pre-poll alliance. In 2014, when we supported them, we supported their governance. It was not a pre-poll or a poll alliance. The only alliance we had was in the 2024 Lok Sabha elections, when it was the India alliance as a whole came together. So we never had an alliance with them in any state elections, and I don't think it is going to happen anytime soon. I don't think it will ever happen. नहीं कैसे, अब तो मैंने जैसे बोला कि the mask is off now, not for us the mask was off earlier also, but now the other parties also should realize बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे मैंने अभी कोर्ट के डिसीजंस के बारे में भी बताया और बाकी सब चीजों पे भी बताया, तो सब लोगों को अब समझ आनी शुरू हो गई है, तस्वीर साफ होनी शुरू हो गई है। माकन साहब, आपने सुशील गुप्ता जी का नाम लिया कि वो सुशील जी। गुप्ता जी कांग्रेस में थे और वो, मेरा सवाल है, आपने मोती नगर विधानसभा जो टिकट दी उन्हें, उससे पहले वो कांग्रेस के प्राइमरी मेंबर नहीं थे। आपको शायद जानकारी होगी, सदर संसदीय क्षेत्र में तत्कालीन जो कांग्रेस के कैंडिडेट हुआ करते थे वो केवल उनके एक फाइनेंसर थे। कांग्रेस ने मोती नगर से किस आधार पर उन्हें टिकट दी थी, थोड़ा सा ये जानकारी देंगे? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन एक मैं आपकी और मैं इसमें कोई बहस में नहीं जाना चाहता, मैं जवाब भी दे रहा हूं कि सुशील गुप्ता ऐसा नहीं है कि पहले कांग्रेस में नहीं थे। सुशील गुप्ता, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष 1985 में बना था और एनएसयूआई से मैं चुनाव लड़ा था। मेरे से पहले 1984 में एनएसयूआई से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कैंडिडेट सुशील गुप्ता थे, तो ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं थे। देखिए देखिए विक्रांत जी, आप यही हम लोगों को सबसे बड़ा दुख होता है, हमारे बात समझने की जगह हमसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं। उनके संजय सिंह जिगजैग कर रहे हैं या उनके और जो स्वाति मालीवाल और जो पाठक है वो जिगजैग कर रहे हैं या हम जिगजैग कर रहे हैं, वो अगर आकर के कोई व्यक्ति हमें इशू पे समर्थन देगा तो क्या हम उसको मना कर देंगे? कोई भी व्यक्ति अब आकर के हमें, अगर कोई एक एमपी भी आकर के हमें समर्थन देगा, हमारे जो बात हम रख रहे हैं, तो हम लोग तो उसको भगाएंगे थोड़े, स्वागत करेंगे। लेकिन पोल अलायंस की अलग बात है, मैंने उसका जवाब दिया है। अगर मान लीजिए राज्यसभा में, लोकसभा में कोई व्यक्ति ये कहे कि भी हम आपकी बात से, आपकी सोच से सहमत है, तो उसको भगाया थोड़े जाएगा। बिल्कुल, अब तो तभी मैंने कहा मुखौटा जो पहले था वो उतर गया, सब लोगों को समझना चाहिए। हम लोग तो सबसे पहले हम लोगों ने दिल्ली के अंदर उनको भोगा, हमने देखा कि किस तरीके से अन्ना मूवमेंट में आरएसएस और उन लोगों ने मिलकर के काम किया। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि कैसे उनका टारगेट डॉक्टर मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित जैसे ईमानदार और केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। हमने सब चीजें देखी, इसीलिए हम लोग, शायद मेरे जैसा, मैं दिल्ली से आता हूं, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले मुखर हुए। पंजाब का जिक्र किया आपने, और जो संवेदनशील राज्य है, नैतिक तौर पर तो आपने बीजेपी से कह दिया है कि वो जवाबदेह है और इसका जवाब दे कि आखिर उसने ये क्यों किया। लेकिन अगर देखें तो इसके विकल्प क्या है, कानूनी विकल्प कुछ देखते हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस इस पर चुनौती देने को लेकर कोई आगे का प्लान बनाएगी क्या? ये देखिए, अगर बीजेपी के काम करने का तरीका, जैसे लोकतंत्र में लोगों का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो लोगों का डिसीजन है, उसको जिस तरीके से ये चेंज करती है बीजेपी, ये बड़ी हैरानी करने वाली बात है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। उन लोगों ने इसी तरीके से मध्य प्रदेश में किया, कर्नाटक में पहले किया, गोवा में किया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में किया, राजस्थान में करने की कोशिश करी। तो ये सब चीजें आप इसका एक तरीके से सिलसिलेवार आप देखें कि लोगों का डिसीजन, लोगों का मैंडेट कुछ और होता है, और उसके बाद में मैंडेट आने के बाद में सेंटर में बैठी हुई बीजेपी उस मैंडेट को चेंज करने की कोशिश करती है। ये इस वक्त और ज्यादा डेंजरस इसलिए है कि ये बॉर्डर
सूबा है, ये पंजाब है जहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट ऑलरेडी अपना सर उठा रहे हैं, जहां पे वो बार बार कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों की न्याय नहीं मिलता, उनकी आवाज को बल नहीं मिलता, और बीजेपी ने ये कह करके सेपरेटिस्ट की मूवमेंट को और बल दिया है, ये हमारा कहना है, और इसलिए और ज्यादा डेंजरस है। जैनेंद्र ओके सर, तो जो आपका इसके बाद मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो केंद्रीय विषय था कि इससे पंजाब में अलगाववादी जो ताकतें हैं उनको दुष्प्रचार का मौका मिलेगा भारत के खिलाफ और सेंटर के खिलाफ, इसको लेकर के सर क्या कुछ और आप हमें बता सकते हैं? और एक चीज और कि इतनी बड़ी टूट हुई आम आदमी पार्टी में, वो आक्रामकता नजर नहीं आ रही, हम उनको सड़कों पर नहीं देख रहे बयानबाजी के अलावा, इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती? ये आपने दूसरा वाला प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है आपने। ये जो है उसमें उनकी आक्रामकता नजर नहीं आ रही, और बयानबाजी भी बड़ी म्यूटेड बयानबाजी है, और बहुत सारे नेताओं को, इंक्लूडिंग जो दिल्ली के पुराने नेता हैं, बहुत सारे नेताओं को के मुंह से जो आक्रामक जो नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आया, सड़कों पे उतरते हुए नजर नहीं आए। मुझे लगता है कि एक और वेव आम आदमी पार्टी से निकलने वाली है, जो आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जाएगी। आप लोगों को, सब लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि एक और वेव जो है वहां से छोड़कर जाने के लिए दिल्ली और पंजाब दोनों में जाएगी। नहीं रुको यार, माकन साहब, अरे रुक जाइए, आपका हो गया, मेरा भी है। माकन साहब, इसके बाद आप कह रहे हैं कि आप पहले व्यक्ति हैं दिल्ली में कांग्रेस के जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। क्या ये किस तरह की बीजेपी की बी टीम है जो बीजेपी के ही सांसदों को बढ़ा रही है? राज्यसभा में 113 सांसद अब बीजेपी के हो गए, तो खुद को खत्म करके बीजेपी को ऑक्सीजन देना, ये किस तरह की राजनीति की शुरुआत है? यही बी टीम है जो बी से अब ए बन रही है। तो जब बी टीम है उनको मदद करती है जीतने में, अपने लोगों को, जब वहां पे बहुत सारे लोग डायरेक्ट बीजेपी में नहीं जा सकते, लेकिन बहुत सारे लोग वाया आम आदमी पार्टी बीजेपी में जा सकते हैं, तो ये वही टीम है जो बीजेपी को जीतने में पहले मदद करती है। उसके बाद अब जैसे पंजाब के अंदर बीजेपी का कोई चांस नहीं था, दिल्ली में 1993 से लेकर के 2014 तक भी बीजेपी कोशिश करती रही, वो चुनाव नहीं जीत पाई, अभी तक भी नहीं जीत पाई थी। तो वो तभी जीते बीजेपी जबकि उन्होंने वोट डिवीजन किया। गुजरात के अंदर इन्होंने थोड़ा सा परसेंट वोट लिया, लेकिन बीजेपी की सीट परसेंटेज इन्होंने, स्ट्राइक रेट एकदम से बढ़ा दिया। गोवा के अंदर जब 10 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसके अंदर जितने वोट से कांग्रेस पार्टी हारी थी, उससे 1% सिर्फ फालतू वोट इन लोगों ने वहां पर लिया था। तो ये सारी की सारी बातें हैं, हमको समझना चाहिए, इसलिए बी टीम है। और अब बी टीम से अपने सारे के सारे लोगों को सांसद वहां पर इनके जा रहे हैं। मागन साहब, हेलो, बिल्कुल, देखिए मैंने तब भी कहा था, आम आदमी पार्टी एंटी नेशनल है, कि जिस तरीके से चंदे इन लोगों को जहां जहां पे मिला था, और उस टाइम के ऊपर जो अलगाववाद ताकतें पंजाब की अमेरिका में और कनाडा में जो थी, उन लोगों ने ओपनली कहा कि हम लोगों ने अमाउंट भी बताया कि इतने $1 मिलियन हमने केजरीवाल को दिया। और उस वक्त इनकी पार्टी का ट्रेजरर राघव चड्ढा जी हुआ करते थे। तो सबके ऊपर केसेस हो गए, चड्ढा जी के ऊपर केस नहीं हुए क्योंकि चड्ढा जी बीजेपी चले गए। तो एक पुरानी कहावत थी अन्ना जी के बाद में, मूवमेंट के बाद, कि अन्ना जी के सब बच्चे अब सेट हो गए। माकन साहब, मेरा सवाल ये है, आवाज आ रही है जी? मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि अन्ना आंदोलन आरएसएस ने करवाया था, उसके पीछे आरएसएस थी, लेकिन उसी आंदोलन के बाद जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो आपके बैसाखी पे बैठ के आप ऑक्सीजन देते हैं, केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव, 1 मिनट सर, उसके बाद आप गठबंधन कर लेते हैं। नहीं। तो हर बार जो है आप लोग गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इस मन से दिल्ली की जनता से ये वादा करते हैं कि दोबारा कभी समझौता आप नहीं करेंगे? देखिए, पहले भी मैंने बोला कि हम लोगों ने 2014 में भी समझौता हमने प्रीपोल नहीं किया था।
और कभी दिल्ली के इलेक्शंस में हमने समझौता उनसे नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव में 2024 के में लोकसभा के जनरल इलेक्शंस में उनके साथ किया, वो भी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स जो हमारे साथ थे उनका दबाव था, उनका कहना था, और सभी इंडिया अलायंस की एकता की वजह से, नहीं तो इंडिया अलायंस में हम लोग एक नहीं हो पाते। तो वो हम लोगों के लिए उस वक्त सोच रही होगी हमारे शीर्ष नेतृत्व की, जिस वजह से हुआ, नहीं तो उसके अलावा तो कभी भी नहीं हुआ। जितना तेजी से हमने अग्रेसिवली उनके अगेंस्ट एजिटेशन दिल्ली में करे, उतने तो बीजेपी ने भी नहीं करे। सर आमिर हूं मैं न्यूज नेशन से। एक मिनट में मैं एक सवाल ले लेता हूं, बहुत उधर से बहुत हो गया सवाल, एक मिनट इधर ले। एक सवाल सर ये है कि राघव चड्ढा के बारे में पता था कि लोग कयास लगा रहे थे कि बीजेपी में चले जाएंगे वो, और बहुत पहले से खबरें चलने लगी थी, लेकिन वो 7 सांसदों को लेके जाएंगे किसके बारे में किसी को नहीं पता था। उसके बाद अब राघव चड्ढा कहते हैं कि 50 विधायकों के संपर्क में पंजाब में। तो क्या आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस में भी टूट हो सकती है? क्या कांग्रेस के जो विधायक हैं वहां पर 13 विधायक कांग्रेस के हैं, क्या उसमें भी कुछ हो सकता है? और आगे की जो वेव आप बता रहे हैं उसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। देखिए, कांग्रेस की स्थिति तो और मजबूत हो रही है, लोग बल्कि कांग्रेस में आना चाह रहे हैं इस वक्त। और जहां तक कि आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, मुझे लगता है मैंने क्योंकि जिस जो रिस्पांस आम आदमी पार्टी का है वो उतना अग्रेसिव नहीं है, बेशक सड़क पे या बयान से, तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी बहुत बड़ी टूट, केवल पंजाब में नहीं बल्कि दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे लोग शायद छोड़ करके जाने को तैयार बैठे हैं, ऐसा हम लोगों को खबर है। Magan sir, one question as amid this political development in Aam Aadmi Party, there is the CBI which has re-registered a case which earlier was being probed by the Anti-Corruption Bureau, which is related to Arvind Kejriwal's brother-in-law. There were corruption charges against him, that there was forgery of documents and all of that. The timing of this registration of this case is also under discussion. What's your response to that? Because recently only we have seen that how the MPs have switched the sites, and soon after that this decision has also been taken. Well, my question is, when did this happen? When the CBI has registered case now, but when did this incident happen? ये वाकया कब हुआ था? ये वाकया आज से 7 साल पहले का है। तो 7 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीआई क्यों इंतजार करती है? क्यों? क्या वो जो है कोई नैरेटिव सेट करने के लिए कोई टाइम चूज करती है? क्या टाइम चूज करने का क्या आधार है कि जब चाहे एक निकाल करके सामने केस कर दिया, जब चाहे बेल निकाल दी, बेल दे दी, जब चाहे ये कर दिया, ताकि अपने हिसाब से कठपुतली की तरीके से चला सके? यही तो बी टीम का काम है। जी, एक प्रश्न ये है कि अलगाववाद की बात आपने की और कहा वहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। अब ये 6% से 85% हो गए, अगले साल चुनाव है, तो कांग्रेस क्या करेगी जो ये 85% है इम्पैक्ट ना डाल पाए? क्योंकि पिछली बार भी जो चुनाव हुआ था उसमें जिस तरह से अलगाववादियों ने मदद की थी वो सबके सामने है। देखिए, कांग्रेस वहाँ पर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी, और अब बल्कि भाजपा भी एक्सपोज हुई है, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर लोगों के मैंडेट की अवहेलना करी है। आम आदमी पार्टी भी एक्सपोज हुई है, अकाली दल बहुत कमज़ोर स्थिति में है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होकर के लड़ें, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। धन्यवाद। सर एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि मेरा पेन नीचे, हाँ सर इधर हाँ। सर, अभी कुछ दिन राहुल गांधी जी ने वेस्ट बंगाल में कहा था कि अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती तो भाजपा को वहां पहुंचने का कभी मौका, मतलब उस राज्य में। सर दूसरा, अभी आप उसी में आगे बढ़ा रहा हूं, अभी दूसरा आप आम आदमी पार्टी को एंटी नेशनल कह रहे हो, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन अप्रासंगिक हो रहा है धीरे धीरे? देखिए, आप एक प्रश्न से पूरे के पूरा उसको कैसे गठबंधन की बात कर सकते हैं?